निकट भविष्य में गेमर्स को रहस्यमय संदेश मिलते हैं जो उन्हें द कॉल अप नामक एक नए गेम में भाग लेने का निमंत्रण देते हैं, जिसमें डॉलर्स का इनाम देने का वादा किया गया है। वे शहर की एक आलीशान इमारत की मंजिल पर पहुंचते हैं और सभी के आते ही एक रोबोटिक आवाज उन्हें टैबलेट पर साइन इन करने को कहती है। फिर उनसे कहा जाता है कि वे अपने सभी कपड़े और निजी सामान लॉकर में रख दें और दिए गए मोशन कैप्चर सूट पहन लें। कपड़े बदलते समय एडम का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वह इतने टाइट सूट्स के लिए बहुत बड़ा है। कार्ल अपने शरीर पर एक भद्दा जला हुआ निशान दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वह पहले एक सैनिक था। जब सभी तैयार हो जाते हैं तो वे स्कैनर वाले कमरे में जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपने यूजर नेम बताने को कहती है। फिर वे अपना नया उपकरण ले सकते हैं। यह एक उन्नत गियर सूट है जिसमें एक वीआर हेलमेट है जो उनकी रीढ़ से जुड़ता है, पूर्ण इमर्शन के लिए, जिसके बारे में एडम को लगता था कि यह सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए उपलब्ध है। जाहिद को छोड़कर सभी जल्दी से अपना गियर पहन लेते हैं। जाहिद एक बोस्नियाई मुस्लिम है जिसने विडंबना से आतंकवादी उपनाम चुना था, यह जाने बिना कि यह सूट पर दिखाई देगा। वह इस तरह खेलना नहीं चाहता और जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और मदद के लिए पुकारने पर कोई नहीं आता। अन्य गेमर्स उसे समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जाहिद खेलने के लिए राजी हो जाता है। आवाज ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत की घोषणा करती है और सभी सिमुलेशन शुरू होने के लिए अपने हेलमेट बंद कर लेते हैं। कमरा एक अत्यंत यथार्थवादी पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में बदल जाता है। उनके सूट सैन्य वर्दी से बदल जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। हालांकि यह वास्तविक लगता है, लेकिन सिमुलेशन में वस्तुओं से उनके हाथ सीधे गुजर जाते हैं। तभी सार्जेंट प्रकट होता है और उनके साथ नए प्राइवेट्स की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे उसे छू भी नहीं सकते और हेलमेट उठाकर चेक करने पर पता चलता है कि वह कमरे में नहीं है। वह सिर्फ एक बहुत यथार्थवादी एनपीसी है। ग्रुप सार्जेंट के पीछे एक और कमरे में जाता है जहां उन्हें हथियार मिलते हैं जो असल जिंदगी में सिर्फ प्रॉप्स हैं। सार्जेंट उन्हें बोतलों पर अपने हथियार आजमाने को कहता है और प्लेयर्स यथार्थवादी रिकॉइल से प्रभावित होते हैं। कुछ देर अभ्यास करने के बाद सार्जेंट उनमें से 2 को गोली मार देता है, जिससे उनके वेस्ट खो जाते हैं। चूंकि यह सिर्फ ट्यूटोरियल है, इसलिए उन्हें तुरंत वेस्ट वापस मिल जाते हैं। सार्जेंट समझाता है कि एक बार हिट होने का मतलब है उनकी सुरक्षा खोना और एक्सपोज्ड हो जाना। अगर वेस्ट खोने के बाद उन्हें चोट लगती है तो वे एक विशेष सीरम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही मिलता है। यह इमारत खतरनाक आतंकवादियों से भर गई है, इसलिए ग्रुप का पहला मिशन है उन्हें खत्म करके ग्राउंड फ्लोर तक जिंदा पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें असल जिंदगी में नकद इनाम मिलेगा। सार्जेंट के जाने के बाद आंद्रे अपने अनुभव के कारण ग्रुप का नेतृत्व करने का फैसला करता है और उन्हें चुपके से रहने के टिप्स देता है। वे अलग अलग कमरों में देखते रहते हैं जब तक कि एक दुश्मन कॉरिडोर में नहीं आ जाता और फायरिंग शुरू कर देता है। ज्यादातर ग्रुप छिप जाता है, लेकिन आंद्रे तेजी से आगे बढ़ता है और उस आदमी को मार देता है। जबकि आवाज घोषणा करती है कि उन्होंने लेवल पूरा कर लिया है और सभी पॉइंट्स आंद्रे के हैं, वे शव को छूकर पुष्टि करते हैं कि यह भी एक एनपीसी है। जब वे सीढ़ियां लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक मैकेनिज्म है जो उन्हें बिना लेवल पूरा किए जाने की कोशिश करने पर बिजली के झटके देगा। ग्रुप अगले लेवल में प्रवेश करता है और अधिक उन्नत हथियार पाता है, इसलिए आंद्रे उन्हें उनका उपयोग करना सिखाता है। वे मेन रूम में जाते हैं और मार्को पहले दिखाई देने वाले दुश्मन को मार देता है। आत्मविश्वास हासिल करते हुए ज्यादातर प्लेयर्स इधर उधर दौड़ने लगते हैं और कवर के लिए यादृच्छिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए सभी आतंकवादियों को ढा देते हैं। एडम अपनी सभी गोलियां बिना एक भी शॉट लगाए बर्बाद कर देता है, इसलिए आंद्रे आगे बढ़कर उस आदमी को गोली मारता है और बदले में खुद हिट हो जाता है, जिससे उसका वेस्ट खो जाता है। इसी बीच टेलर को पैनिक अटैक आता है। पता चलता है कि उसकी एक दोस्त को निमंत्रण मिला था और वह उसकी जगह आई है, लेकिन वह गेम की यथार्थता को संभाल नहीं पा रही है। शैली उसे सांत्वना देने और याद दिलाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब किसी को गोली मारने की उसकी बारी आती है तो वह भी ऐसा नहीं कर पाती। लड़कियों की ओर आने वाले आतंकवादी को कार्ल मार देता है, जिसे फिर गोली लगती है और उसका भी वेस्ट खो जाता है। कार्ल आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसे फिर से गोली मार देता है, इसलिए शैली बाहर दौड़कर उस आदमी को मार देती है। कार्ल और शैली दोनों अपने हेलमेट खोलते हैं और असल जिंदगी में भी कार्ल असहनीय दर्द महसूस कर सकता है। वे गेम में वापस आते हैं और आंद्रे कार्ल को तुरंत ठीक करने के लिए सीरम इंजेक्ट करता है।
एक आघातग्रस्त कार्ल असल जिंदगी में उल्टी करने के लिए फिर से हेलमेट खोलता है और कहता है कि यह गेम नहीं हो सकता। बाद में पूरा ग्रुप ब्रेक लेने के लिए हेलमेट खोलता है, जबकि एडम नए हथियार ढूंढता है। कार्ल समझाता है कि उसने असली झटके महसूस किए और सिद्धांत देता है कि यह एक रियलिटी टीवी शो होना चाहिए। जाहिद घबरा जाता है और अपना सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। इसलिए मार्को सोचता है कि यह एक टेस्ट है। फिर जाहिद बताता है कि यह सेना द्वारा किया गया एक प्रयोग हो सकता है और मार्को सहमत होता है, यह कहते हुए कि आंद्रे उनका अंदरूनी आदमी होना चाहिए। एक बहस छिड़ जाती है और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, इसलिए आंद्रे शांत होने के लिए बाथरूम चला जाता है। प्लेयर्स को यह एहसास नहीं होता कि गेम अभी भी चल रहा है और जिन आतंकवादियों को उन्होंने मारा था वे फिर से जीवित हो जाते हैं। उनमें से एक आंद्रे को बाथरूम में घेर लेता है और वह बस हेलमेट बंद कर पाता है, इससे पहले कि उसे गोली मार दी जाए। वह खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन वह पहले ही कार्ल पर सीरम इस्तेमाल कर चुका होता है। बाकी लोग शोर सुनकर अपने हेलमेट भी बंद कर लेते हैं, सिर्फ इसके लिए कि एडवर्ड को तुरंत गोली मार दी जाए। ग्रुप छिपने के लिए भागता है और टेलर सीढ़ियां लेने की कोशिश करती है। गोलियों की आवाज बंद होते ही टीम को आखिरकार आंद्रे की मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं। तभी आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर की आवाज सुनता है, जिसके बाद उसके दिमाग में बिजली का झटका लगता है। यह देखते ही देखते उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है, जो कई मिनट तक चलती है। जब तक बाकी लोग उसे ढूंढते हैं, तब तक आंद्रे पहले ही मर चुका होता है। शैली उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सिस्टम की आवाज घोषणा करती है कि वे अगले स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन अब ग्रुप का खेल खत्म करने का मन नहीं होता। जमीन पर खून देखकर उन्हें समझ आता है कि हेलमेट ने ही आंद्रे को मारा है, इसलिए वे उन्हें उतारने की कोशिश करते हैं, मगर यह नामुमकिन होता है। जाहिद घबरा जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर एक टेस्ट के लिए मदद मांगता है। कार्ल आगे आता है और एक्सटिंग्विशर से जाहिद को कई बार मारता है, लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं खुलता। तभी सार्जेंट उन्हें गेम में वापस बुलाता है। वह कार्ल के शरीर से सीधा गुजरता हुआ जाहिद को नियम तोड़ने की सजा देने के लिए कई लातें मारता है। चूंकि सार्जेंट न खेलने पर सजा की चेतावनी देता है, इसलिए ग्रुप के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वे कई स्तर आसानी से पार कर लेते हैं, हालांकि हर मंजिल पर उन्हें नए हथियार चलाने सीखने पड़ते हैं और गेम के नए नियम समझने पड़ते हैं। गैस लीक वाले कमरे में आग वाले हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें चाकू लेकर हाथों हाथ लड़ना पड़ता है। किसी को आमने सामने मारने की स्थिति में टेलर की घबराहट और बढ़ जाती है, तो शैली उसे वादा करती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकालेगी। नीचे जाते जाते ज्यादातर टीम के सदस्यों के वेस्ट खो चुके होते हैं। एक भीषण गोलीबारी के दौरान कार्ल और एडम दोनों गिर जाते हैं, इसलिए शैली और मार्को सीरम से उनकी मदद करते हैं। कुछ घंटे बाद ग्रुप ब्रेक लेता है और पाता है कि असल जिंदगी में रात हो चुकी है। गेम से तंग आकर वे खिड़कियों पर हमला करने के लिए अलग अलग चीजें फेंकते हैं और जाहिद एक कार्ड का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ने में कामयाब होता है। तभी सार्जेंट फिर प्रकट होता है और पिछली बार से ज्यादा जोर से जाहिद की पिटाई शुरू कर देता है। जाहिद सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। इस गिरावट में जाहिद की टांग टूट जाती है। जाते जाते सार्जेंट घोषणा करता है कि अगली बार जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। टीम जाहिद को बचाती है और देखती है कि यह चोट असल जिंदगी में है न कि गेम में, इसलिए वे सीरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्यूटर की आवाज उन्हें आगे बढ़ने की याद दिलाती है, इसलिए जाहिद उनसे अनुरोध करता है कि वे उसे छोड़ दें। टीम उसे कुछ फर्नीचर के पीछे छिपा देती है और उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद जाहिद खून की कमी से मर जाता है। अगले स्तर पर मार्को नए हथियारों को लेकर बाकियों से बहस करता है और इसी ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक छुपा हुआ दुश्मन उसे पीछे से गोली मार देता है। टीम जवाबी गोलीबारी करती है, जबकि टेलर बाथरूम स्टॉल में छिपने भागती है। लंबी फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड से फिर से लड़ाई खत्म होती है और शैली मार्को की सीरम से मदद करती है। टीम को एहसास होता है कि टेलर गायब है और उसे ढूंढने निकलती है। बाथरूम में एक आतंकवादी आता है और स्टॉल्स को एक एक कर चेक करने लगता है। शैली उसे सुनकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और पहले ही वार करके उसे मार देती है। स्तर समाप्त होता है और एडवर्ड सबसे ज्यादा स्कोर हासिल कर बोर्ड पर पहले स्थान पर पहुंच जाता है। ब्रेक के दौरान टीम अपने जीवन पर चर्चा करती है और पाती है कि उनमें से किसी का भी कोई परिवार नहीं है, यानी उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी तलाश करने वाला कोई नहीं। इस तरह वे मर भी जाएं तो कंपनी को कोई नतीजा भुगतना नहीं पड़ेगा।
ग्रुप अगले स्तर पर जाता है और सार्जेंट को एक बंधक को पीटते हुए पाता है। वह समझाता है कि बेसमेंट में एक बम है जो पूरी इमारत को उड़ा देगा और अगर वे जल्दी उसे नहीं रोकेंगे तो सब मर जाएंगे। उसे डिसआर्म करने का एकमात्र तरीका है बंधक से कोड लेना। चूंकि वह व्यक्ति वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा है, एडवर्ड बिना किसी दया के उसे बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। अपनी जान बख्शने की विनती के बावजूद जब आतंकवादी एक शब्द बोलता है तो एडम उसे कंप्यूटर पर लिख देता है, मगर यह वास्तव में बम को सक्रिय कर देता है और अब विस्फोट से पहले उसे मैन्युअली ओवरराइड करने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। जब सार्जेंट जाता है तो बंधक उन पर हंसता है और टेलर उसे मार देती है। गुस्से में मार्को एडम को दोष देता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट पर चोट खाकर अपना हाथ जख्मी कर लेता है। वह हेलमेट खोलकर एडम के असली चेहरे पर प्रहार करता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी चोट लगती है। तभी सार्जेंट की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है कि वह लिफ्ट का दरवाजा खोलकर रोके हुए है। टीम लिफ्ट में घुसने की जल्दबाजी करती है और लिफ्ट नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजे पूरे नहीं खुलते, इसलिए मार्को खींचकर सबके निकलने के लिए जगह बनाता है। मगर जब एडम निकलने की कोशिश करता है तो मार्को सजा के तौर पर उसे रोक देता है और दोनों अंदर ही फंसे रह जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाती है और वे बाहर आते ही बंद हो जाती है। दोनों खिड़की के बाहर एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर देखते हैं, इससे पहले कि वे उस स्तर पर आगे बढ़ना शुरू करें। मार्को एडम को पहले जाने के लिए मजबूर करता है और एडम एक आतंकवादी को मारने में सफल होता है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। यह मार्को को एडम को आगे धकेलने से नहीं रोकता, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए। इससे मार्को को भागकर छिपने का मौका मिलता है, जबकि एडम को गोली मार दी जाती है और कुछ ही सेकंड में वह मर जाता है। केवल कुछ मिनट बचे होने पर मार्को का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन जब आवाज घोषणा करती है कि यह स्तर पूरा हो गया है तो वह आगे बढ़ने में संकोच नहीं करता। इसी बीच चौथी मंजिल पर टीम के बाकी सदस्यों को कुछ हथियार मिलते हैं और वे इलाके की तलाशी लेना शुरू करते हैं। अचानक एक आतंकवादी धुआं ग्रेनेड फेंकता है और कार्ल को पैनिक अटैक आने के कारण पीछे हटना पड़ता है। शैली उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है और कार्ल बताता है कि उसने आग में अपनी प्रेमिका को खो दिया था, जिसने उसे यह निशान दिया। वह खुद को उसे बचाने में नाकाम रहने के लिए दोषी ठहराता है और अब धुआं उसके लिए एक ट्रिगर है। कुछ शब्दों में शैली उसे शांत करती है और आगे बढ़ने के लिए राजी करती है। टीम अलग अलग स्तरों से गुजरती रहती है और पहली मंजिल पर पहुंचती है, जहां उनके पास लगभग कोई गोलियां नहीं बची हैं, जबकि बाकी लोग आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं। टेलर इलाके की तलाशी लेती है और कुछ सीरम ढूंढ लेती है। अचानक मार्को उसके पीछे आ खड़ा होता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर मना कर देती है, तो मार्को उसे गोली मारकर मार देता है। जब कार्ल टेलर को ढूंढता हुआ आता है तो मार्को दिखावा करता है कि उस पर हमला हो रहा है और उसकी अनदेखी करता है। कार्ल को टेलर का शव मिलता है और घबरा जाने के बाद वह देखता है कि उसने अपने खून से मार्को का यूजर नेम लिख दिया है। गुस्से में कार्ल अपना हेलमेट खोलता है और असल जिंदगी में मार्को पर हमला कर देता है। कुछ लातें मारने के बाद उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। हालांकि मार्को कार्ल को दीवार के साथ धकेल देता है और उसे नीचे गिराकर तब तक मारता है जब तक वे अलग नहीं हो जाते। कार्ल फायर एक्सटिंग्विशर से मार्को को मारकर जवाबी हमला करता है, लेकिन मार्को उसे लात मारकर दूर कर देता है। जब मार्को कार्ल को गोली मारने के लिए तैयार होता है तो सार्जेंट प्रकट होता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। कुछ मुक्कों के बाद सार्जेंट मार्को की गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला घोंटकर मार देता है। शवों को ढूंढने के बाद बचे हुए 3 खिलाड़ी नीचे जाने का रास्ता बनाते हैं, जबकि केवल कुछ मिनट ही बचे होते हैं। जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं तो आवाज कहती है कि यह अंतिम स्तर है। तीनों नए हथियार उठाते हैं और फर्श की तलाशी लेते हुए रास्ते में मिलने वाले आतंकवादियों को मारते हैं। जब भी कोई रास्ता खुलता है वे बम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन आते ही रहते हैं। कार्ल एक ग्रेनेड फेंकता है और लड़ाई खत्म कर देता है ताकि अब वे तेजी से आगे बढ़ सकें। हालांकि एक आतंकवादी अचानक वैन में प्रकट होता है और तेजी से कार्ल को गोली मार देता है, जबकि शैली और एडवर्ड छिपने के लिए भागते हैं। जब कार्ल अपना सीरम इंजेक्शन ढूंढ रहा होता है, शैली सुनती है कि केवल कुछ मिनट ही बचे हैं और बम तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। कार्ल को फिर से गोली लगती है जब वह उसकी ओर बढ़ता है और इसके बजाय वह उसे ठीक कर देता है। वह उसे जीतने के लिए कहता है और उसके पास ही मर जाता है। एडवर्ड फिर बाजूका से आखिरी दुश्मन को मारता है और केवल 1 सेकंड बचे होने पर बम को रोकने के लिए दौड़ता है,
इसके बाद सार्जेंट उन्हें जीत की बधाई देने आता है। एडवर्ड सार्जेंट के भाषण को दोहराना शुरू कर देता है, यह खुलासा करते हुए कि वह कंपनी का अंदरूनी आदमी था। सिमुलेशन समाप्त होता है और काले कपड़े पहने कुछ आदमी शैली को सुलाने के लिए आते हैं, इससे पहले कि वे इमारत की सफाई करें और शवों को हटाना शुरू करें। गेम सर्वर खिलाड़ियों की सारी जानकारी मिटा देता है और शटडाउन प्रक्रिया शुरू करता है। सुबह शैली अपने सामान्य कपड़ों में जागती है और एडवर्ड को सूट पहने हुए पाती है, जो क्रू की मदद कर रहा होता है। वह उसे नकद पुरस्कार वाला बैग देता है और जब वह पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो वह कहता है कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। जब एक आदमी उसे फिर से सुलाने की कोशिश करता है तो शैली पलटवार करती है और उसे ही इंजेक्शन लगा देती है। फिर वह उसकी बंदूक चुरा लेती है और पार्किंग लॉट की सारी लाइट्स गोली मार देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, लेकिन गेम में मिले अनुभव के बाद शैली आसानी से उन सभी को मार देती है। जब शैली बाहर आती है तो एडवर्ड अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन वह बिना किसी दया के उसे भी मार देती है। फिर वह पैसे लिए बिना इमारत से चली जाती है।